हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है जिसका मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चैप्टर के नेम का क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पर लिखा है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल का मतलब होता है क्या? सौरमंडल का मीनिंग होता है सूरज का परिवार। ओके, सौर ये जो शब्द है ये सूरज से बना हुआ है। ओके, हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। कि जब सूर्यास्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो हम आकाश को देखते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। मतलब जब तुम आसमान में देखोगे तो तुम्हें जैसे ही शाम हुई तो कहीं 1 तारा दिखेगा, फिर 2, फिर धीरे धीरे बहुत सारे दिखने लगेंगे कि तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ओके, जो पूरा आकाश है, जो पूरा आसमान है, वो छोटी छोटी चमकती वस्तुओं से भर जाता है और उनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? ये तारे की बात हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। तारे की तुलना यहाँ हीरे से की जा रही है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कि कुछ ज़्यादा टिमटिमा रहे होते हैं, और जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है कि कुछ टिमटिमाते होते हैं और कुछ क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसे हमारा चांद चमकता है वैसे ही ये तारे भी चमकते हैं। ओके, फिर हमें गिवन है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मीन्स जैसे कि तुम डेली तारे देखते हो, वैसे ही तुम डेली चांद को भी देखते हो। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब चांद कभी भी तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि चांद हमेशा हमें गोला दिखाई देता है या फिर हमेशा हमें अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। उसका शेप फिक्स नहीं है ना। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी जब चांद पूरा दिखाई देता है। मीन्स जब तुम चांद को देखो और ये पूरा गोला दिखाई दे तो तुम समझ जाना कि ये क्या है, ये पूर्णिमा होती है। ओके, तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। तो 15 दिन तक चांद गोला रहता है, लेकिन 15 दिन के बाद तुम इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्र की रात्रि या अमावस्या होती है। मीन्स चांद धीरे 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 घटता जाता है ना। तो फिर जब चांद बिल्कुल भी नहीं होता है या हमें दिखाई नहीं देता है तो वो रात अंधेरी हो जाती है ना। तो इस अंधेरी रात को अमावस्या कहा जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब अगर आसमान साफ़ है ना, और तो तुम अच्छे से आसमान को देख सकते हो, वो तारों को देख सकते हो। ओके, उसके बाद हमें गिवन है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। मतलब क्या चांद भी डूबता है? नहीं, चांद नहीं डूबता है। क्या तारे भी डूबते हैं? नहीं, तारे भी नहीं डूबते हैं। तो फिर हम इन्हें दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बताया गया है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसमें चाँद की और तारों की रोशनी उसके आगे फीकी पड़ जाती है, जिसके कारण वो हम उसे नहीं देख सकते दिन में। और जब रात में सूरज नहीं होता है तो फिर हम क्या देखते हैं? तो फिर हम चाँद को, तारों को देख पाते हैं। इसके बाद हमें दिया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ओके, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, या फिर वो सारी वस्तुएं जो रात को चमकें, रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पे जैसे हमें दिया है ना कि सूरज की प्रकाश के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम जो है तारे और चाँद को दिन में नहीं देख पाते हैं, है ना। यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे पेज में ना, तुम्हारे पास अगर बुक हो, वरना ये PDF से देखो, यहाँ पर दिया है कि आओ कुछ कर कर सीखें।
तो यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें गिवन है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट गिवन है तुम्हें कि कैसे तुम जो है ये एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। इसका मैं तुमको एक फ़ोटो भी अपलोड करूँगी, तो फिर तुम देखना समझना भी इसमें। देखो, जैसे कि आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, एक पेंसिल और एक सुई की। ठीक है, इससे हम क्या करने वाले हैं कि कागज़ के मध्य में यानी कागज़ के बीच में सेंटर में टॉर्च को रखेंगे कि उसका कांच कागज़ से सटा हो। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींच लेंगे, एक गोला बना लेंगे और कागज़ एक वृत्त के छेद में सुई से छोटे छोटे छेद कर देंगे। जहाँ जहाँ हमने वृत्त बनाया है, गोला बनाया है, उसमें एक पेंसिल से या किसी सुई से छेद कर देंगे। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट कर रबर बैंड लगा दें। मीन्स क्या करना है कि जो भी छिद्रित पार्ट है यानी जो कि तुमने छेद किया है, वो क्या करना है, तुमको टॉर्च के सामने चारों तरफ रख देना है, उसको रबर बैंड से लपेट देना है। फिर क्या करना है कि जब टॉर्च जलाओगे ना तो क्या होगा, तुम्हें एक और स्टेप दिया हुआ है कि अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ, दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दो। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालो, तो जो तुमने छेद बनाया ना, वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी एकदम तारों के जैसी तुम्हें दिखाई देगी। बट जैसे ही तुम लाइट जलाओगे ना, तो ये लाइट सूरज का काम करेगी और वो रोशनी बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठीक है, सो ये तुम क्या कर सकते हो, जैसे 8 पॉइंट में दिया हुआ है ना कि अब तुम इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हो जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अब देखो, लास्ट पैरा जो फर्स्ट पेज का है उसमें दिया हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ओके, मीन्स सारे खगोलीय पिंड छोटे नहीं होते, कुछ बड़े भी होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ओके, तो अभी ये फर्स्ट पेज समझ में आ गया है आप लोगों को। मैंने पढ़ा दिया है, और अगर फिर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई आप लोगों की बात का। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पे गिवन है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। मतलब रात के टाइम पे जो तारे चमकते रहते हैं ना, वो सूर्य के समान ही हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब वो सूर्य के जैसे उतने ही बड़े हैं, उतने ही गर्म हैं, लेकिन वो हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? हमें लगता है तारा बहुत छोटा है और सूरज बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए उनका ऊष्मा यानी उनकी जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, वो हम महसूस नहीं करते हैं। इसलिए वो हमसे इतनी दूर है, इसलिए वो हमको इतने छोटे भी दिखाई देते हैं। और तुमने अवश्य ये ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। मीन्स जैसे तुम यहाँ हो और कहीं पे भी तुम खड़े हो और वहाँ से दूरी पर देखोगे तो वस्तु तुम्हें छोटी दिखाई देगी, और पास जाओगे तो वही वस्तु तुम्हें बड़ी दिखाई देगी। सेम ऐसा ही तारे और सूरज के बीच में है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है, ये तुमको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब हम लोग एरोप्लेन देखते हैं तो एकदम बर्ड की तरह दिखाई देता है, एक चिड़िया जैसे आसमान में उड़ रही है। बट जब वो हम उसमें कितने सारे पर्सन बैठे हुए होते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा है। ओके, तो अब देखो अब हमें गिवन है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब जब तुम रात में आसमान में देखोगे तो तारे अलग अलग शेप के, अलग अलग पैटर्न के बने होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ओके, इनको हम कॉन्स्टेलेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी जो बिग बेयर है, अर्सा मेजर है ना, वो नक्षत्र मंडल का ही एक टाइप है। बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला नक्षत्र मंडल है, यानी तारों का वो समूह। नक्षत्र मंडल मतलब तारों का समूह, तारों का पैटर्न। ठीक, तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला कौन सा नक्षत्र मंडल है? सप्तऋषि, मतलब सप्त, सात भी कहा जाता है, ऋषि संत भी कहा जाता है। तो सप्त ऋषि किसे कहते हैं? मतलब 7 तारों का एक समूह। ओके, तो ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है,
7 तारों का समूह जैसे कि मैंने बताया, और किसका भाग है? नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर, या इसको बिग बेयर भी कह सकते हैं। अब चित्र 1.1 तुम्हें देखने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो संकेतक तारे जहाँ पे लिखा हुआ है, तुम ध्यान दोगे तो ये तारा कैसा है? ये तारा ये सप्तऋषि है, ठीक है। 7 तारों का समूह है। तुम देखो 7 तारों के समूह की हेल्प से तुम ध्रुव तारा फाइंड कर सकते हो, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, जो कि नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में होता है। इससे तुम्हें दिशाओं का ज्ञान, पहले के ज़माने में लोग इससे दिशाओं का ज्ञान करते थे। ध्रुव तारा से वो पता लगाते थे उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है। इस तरह से उनको दिशाओं का ज्ञान हो जाता था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहो कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। मतलब जो अलग अलग तरह के तारे हैं, अलग तरह का नक्षत्र मंडल यानी जो तारों का पैटर्न है, वो देखो और समझो। अब देखो नेक्स्ट पैरा में हमको गिवन है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसा मैंने बताया, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट तुम याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है तुमसे कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तर दिशा में जो तारा होता है, नॉर्थ पोजीशन में, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ओके, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि मैंने वो तुम्हें पिक्चर में दिखाया है, चित्र 1.1 में तुम देखोगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए। मतलब जो रेखा बनी है वो ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बट वो काल्पनिक है, यानी उसकी कल्पना की गई है। हमने सोचा है कि वैसी रेखा है, बट रियलिस्टिक नहीं है, वो रियल ऐसा कुछ नहीं होता। एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसा कि तुमने पिक्चर में देखा ना, तुम बोलते हो तो फिर मैं एक बार और दिखा देती हूँ। देखो ये तुम्हारा संकेतक तारा है, और संकेतक तारे से तुम 2 तारे को जोड़ के ध्रुव तारे के पास पहुँच गए ना, तो इससे तुम्हें दिशा का ज्ञान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में गिवन है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। खगोलीय पिंड मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं सूर्य है खगोलीय पिंड, और क्या है खगोलीय पिंड, तो जो है ग्रह है खगोलीय पिंड हमारा, चंद्रमा है खगोलीय पिंड, तारे हैं खगोलीय पिंड। और अभी तुम आगे पढ़ोगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, मीटियोरॉइड्स के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे गिवन है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट समझने को मिला कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। इसका मतलब उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। जिसके पास खुद की हीट और लाइट होती है वो क्या कहलाता है? वो स्टार कहलाता है, वो तारा कहलाता है। और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब हीट और लाइट, वो कहाँ से लेते हैं? स्टार से लेते हैं, तो उनको ग्रह कहा जाता है, उनको प्लैनेट कहा जाता है। तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका अर्थ है परिभ्रमक, इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। ये किसके चारों ओर घूम रहा है? ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी पे हम रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक प्लैनेट है, और ये अपना सूर्य और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य एक तारा है, मैंने पहले ही बताया था, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मीन्स जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकता है ना, ऐसे ही जब हम चंद्रमा पे जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमको चमकती हुई दिखाई देगी। ओके, अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है, जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि इसको इंग्लिश में, ये सारे ग्रहों का क्या नाम है? इंग्लिश में भी एक बार आप लोग ग्रहों का नाम ज़रूर देखो, मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें नाम इंग्लिश में ही दे देते हैं। तो बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। शनि को कहते हैं सैटर्न, और यूरेनस को यूरेनस ही कहते हैं। देखो यहाँ यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूरेनस दिया है ना,
इसलिए इनके चारों ओर छल्ले होते हैं, एक रिंग्स होती है, और ये रिंग्स किससे बनी होती है? विभिन्न असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। अभी मैं एक पिक्चर है उसमें तुम्हें दिखाऊंगी कि पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पृथ्वी से इन छल्लों को, यानी पृथ्वी से आप जब दूरबीन से देखोगे ना, जैसे अलग अलग ग्रहों को अगर देखना चाहें तो तुमको ये छल्ले दिखाई देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये मैं बोलूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसके पास में यहाँ पे शुक्र तुम्हें दिख रहा है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, और जो अभी हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी की बात अभी आगे करेंगे, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी ये है। और अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। ओके, तुम ध्यान रखना कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, इसलिए अगर तुम ये जो हमें गिवन है ये चित्र, ये अगर अपने माइंड में तुम रखोगे ना, ये चित्र अगर तुम अपने माइंड में रखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें मीन्स याद रहेगा, ये ज़्यादा तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो देखो यहाँ पर ये शनि है ग्रह, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। अभी रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा है कि कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा कि यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, यानी इस ग्रह के बारे में, और सैटर्न के चारों ओर छल्ले होते हैं, और जुपिटर के। देखो इन दोनों ग्रहों में बने नहीं हैं छल्ले, बट इसमें होते हैं। ओके, और शनि में देखो बना हुआ है, ये जो रिंग बनी है ना, यही छल्ले की बात हो रही थी। और ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। और अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कि जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज़ में पूरा करता है। यहाँ पे तुम्हें सारी लिस्ट दी हुई है, तो मैं तुम्हें कहूँगी कि ये तुम एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अभी मैं आगे बताती हूँ तुम्हें कि ये कैसे हो सकता है और क्या कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी एक ग्रह है, बुध और शुक्र भी हमने पढ़ा कि एक ग्रह है, और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं मेनली। सो और सूरज जो है वो एक तारा है। तो फिर चंद्रमा क्या है? क्या चंद्रमा एक ग्रह है, एक तारा है? नहीं, चंद्रमा एक उपग्रह है। ओके, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का सहचर मतलब है क्या है? सहचर मतलब साथ चलने वाला, मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूरज के। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखो चंद्रमा जो है उसको हम पृथ्वी का ही उपग्रह क्यों कहते हैं, किसी और ग्रह का उपग्रह क्यों नहीं कहते? उपग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह का चक्कर लगाए। तो जो भी किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है, कोई भी उपग्रह है जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है, वो उसी ग्रह का उपग्रह हो जाएगा। जैसे चंद्रमा है, वो किसका चक्कर लगा रहा है? वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो पृथ्वी का उपग्रह है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें आगे गिवन है कि हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी कि पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं जैसे मैंने बताया आपको। तो जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, मतलब सारे के पास अपने उपग्रह नहीं हैं, बट कुछ के पास हैं। ओके, कुछ के पास एक से ज़्यादा हैं। तो क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था ना कि सौर मंडल में सूरज का परिवार। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। अब ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, कर सकते हो आप इसको। इंटरेस्ट एक बिल्ड करने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ऐसा। अब देखो सौर मंडल के बारे में हमें दिया हुआ है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन मिलकर? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ओके, सो उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब ये सारी जो फैमिली मेम्बर हैं, इन सबका हेड कौन है? तो सूरज है। अब देखो सूरज के बारे में हमें कुछ दिया हुआ है, उसके पहले हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे छोटे से बॉक्स में हमको दी हुई है कि ऐसे शब्द से बना जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसा कि हमने प्लैनेट को पढ़ा ना, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से लिया गया था। तो पूरी चीज़ों को आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है। ओके, तो और अगर कोई भी पॉइंट डिफ़िकल्ट लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये याद करना है, तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लो नोट्स में। ओके, एक दो बार उसे देख लोगे तो आपको वो एकदम रिवाइज हो जाएगा, एकदम बढ़िया याद रहेगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का क्या अर्थ है, लिखना। ठीक है, सो पृथ्वी के संबंध में और अधिक बातें देखो यहाँ पर दी हुई हैं। इससे क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे MCQ में कि जैसे जियो है, तो जियो प्लस लॉजी लगा दिया ना, लॉजिया शब्द से आया है ये, इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। और मेट्रिया शब्द इंग्लिश का जो मेट्री बन गया है, उसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। और ऑइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मतलब अर्थ लाइक शेप। अभी तुम आगे पढ़ोगे या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जो अर्थ का शेप है ना, पृथ्वी का जो शेप है ना, वो जियोइड है, यानी भू आब है, यानी पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुव पर चपटी है। ओके, सो यही यहाँ पे हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर हम सूरज के बारे में बात करने वाले थे कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब बिल्कुल बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है। अभी लाइक हम कह सकते हैं कि ग्रहों की तुलना में ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सौरमंडल को बांधे रखता है का मतलब क्या है, यानी कि जो अभी तुमने पिक्चर देखा था कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो ग्रह कहीं इधर उधर भटक क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक खिंचाव बल है जो कि इनको बांधे रहता है, कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, मतलब कि जो भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं और कोई भी तारा नहीं है जो उनको प्रकाशित करे। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, मतलब हम क्यों नहीं इसकी इतनी गर्मी, इतना गर्म है सूर्य, इतना गर्म है, जब इससे सारे ग्रह क्या ले रहे हैं कि ऊष्मा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं। इसका मतलब ये कितना गर्म है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर, कोई अगर सूरज पास में होता तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव ना होता और लोग यहाँ पर जल जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इतना गर्म होता है सूर्य, इतना गर्म होता है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। ओके, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी तुम लिख लो। तो नॉर्मल सी बात है, याद रहनी चाहिए, क्या पता आप लोग को अब तक पता भी हो। अब देखो ग्रह के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ओके, तो सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। लेकिन ये आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। और यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण भी कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जस्ट आप कैसे इन्हें इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि देखो यहाँ पर सूर्य से उनके नज़दीकी दूरी के अनुसार ग्रहों, अंग्रेज़ी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मीन्स माई। तो ये जो एम है, जो हाईलाइटेड वर्ड है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, चाहे तो तुम लिख लेना। एम मीन्स मर्क्यूरी, और वी मीन्स वीनस, ई मीन्स अर्थ, और एम मीन्स मार्स, जे मीन्स जुपिटर, एस मीन्स सैटर्न, यू मीन्स यूरेनस एंड एन मीन्स नेपच्यून। ओके, अब देखो आगे हमें गिवन है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। मतलब जो सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी ना, तो वो एक ही रास्ते से चल रही है और उस रास्ते को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, तो ये कक्षा कहलाते हैं। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। जैसे पृथ्वी अगर हम देखें तो ये तीसरा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है, तो तीसरा नज़दीकी ग्रह है। बट जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो बुध है। ओके, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये सूर्य के सबसे पास है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 88 डेज़ में, 88 दिन में ये सूरज का चक्कर लगा लेता है।
तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। और तुम देखोगे कि तो ये पृथ्वी के पास है ये ग्रह। ओके, तब हमें आगे गिवन है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा था। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज में हमको क्या गिवन है कि पृथ्वी। हाँ देखो, यहाँ पे हमें जो मैं बोल रही थी कि पृथ्वी अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं पृथ्वी के बारे में हमें गिवन है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, जैसे मैंने बताया था आपको, और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भू आब, और इंग्लिश में इसको जियोइड कहा जाता है। तो भू आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, और इसको इंग्लिश में हम यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी 2/3 पार्ट इसका पानी से ढका हुआ है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि 71% पृथ्वी पर पानी है और 29% स्थल है, इसलिए भी इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ओके, अब रोचक तथ्य यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है। उससे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हें मैं एक फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ये अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। पहले चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, फिर रोचक तथ्य के बारे में। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में तुम्हें गिवन है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 1/4 है। व्यास का मतलब समझते हो ना, जैसे गोला का पूरा आकार। अब ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अत्यधिक नज़दीक है। मतलब जैसे ये सूरज की अपेक्षा बहुत नज़दीक है और सारे खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। ओके, तो ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब देखो, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र तुमको दिया हुआ है, और यहाँ पे गिवन है एक रोचक तथ्य कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ओके, ये बात याद रखना, ये तुमको एमसीक्यू में पक्का पूछ सकता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस बात है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी है ये। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कि उपग्रह। देखो यहाँ पे हमें ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स में दिया है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ओके, कृत्रिम मतलब कि नया कह सकते हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह जिसे मानव ने बनाया हो। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है कि इसको हम स्पेस में भेजें और फिर वहाँ पर क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें हमें पता चलें। ओके, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एजुसेट इत्यादि हैं। ओके, ये सारे नाम तुम याद रख सकते हो कि ये मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह हैं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमें दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये तो हमें पता है। तो ये पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ओके, और इतना ही समय ये अपनी अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में लेता है, इतना ही समय लेता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है चंद्रमा
तो वो 27 दिन में पूरा करता है और अपनी अक्ष पर भी वो 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। पहले मैं तुम्हें इनका फोटो दिखा देती हूँ। देखो, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें। क्षुद्र ग्रह के बारे में तुम्हें गिवन है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो कि मैंने तुमको बताया था ना कि एक तुम्हें अगर वो पिक्चर याद हो जो मैंने दिखाई थी, फिर मैंने कहा क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन से ग्रहों के बीच होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो वो तुम आप पिक्चर अपनी माइंड में रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक, तो क्या कहा जाता है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने तुमको चित्र में दिखाया था। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। ओके, तो जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उल्का पिंड के बारे में। ओके, तो उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर गिर जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ओके, और ये उल्का पिंड कौन सी लेयर में जलते हैं? जब तुम एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में आकर ये उल्का पिंड जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और अगर ये उल्का पिंड बिना घर्षण, मतलब घर्षण नहीं हो इसमें, और ये पृथ्वी पर गिर जाए ना तो उससे भारी क्षति हो सकती है, हमको हानि हो सकती है। क्या आपने चार तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। देखो, पिक्चर में तुमको दिखाया जा रहा है, जो वाइट वाइट बनी हुई है ना, इसको पट्टी बनी हुई है, चौड़ी पट्टी, ये तो तारों का समूह है, ऐसा तुम्हें बताया जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ओके, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब क्या बताया जा रहा है तुम्हें कि जो आकाश गंगा है, मिल्की वे है, हमारा जो सौर मंडल है वो उस आकाश गंगा के अंदर आता है। ठीक है, आकाश की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ओके, कितना बड़ा है ब्रह्मांड ये हम नहीं सोच सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखो, एक पिक्चर यहाँ बनी है, इससे तुम समझ सकते हो कि देखो, पहले हम लोग आए, जैसे जो लड़की बनी हुई है ये सारे लोगों को प्रेजेंट कर रही है जो कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ओके, पृथ्वी के अंदर जो मानव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी किसका पार्ट है? सौरमंडल का पार्ट है। सौरमंडल किसका पार्ट है? आकाश गंगा का। और आकाश गंगा ब्रह्मांड का पार्ट है, यानी ब्रह्मांड में ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, ये अभी तक जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा इसमें कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें एंड मैं उसका आंसर दूँगी। और ये एक्सरसाइज है, अभ्यास जो है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसको जो आप लोगों की अभी तक अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताएं, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका क्या आंसर है। अगर आप लोगों को इसकी नीड है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।